idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे 2024 के यानी कि आम चुनाव की बिसात की। बेंगलोर से लेकर के और दिल्ली तक सियासी चर्चा है, और ना केवल सियासी चर्चा, हर कोई अपने मोहरे फिट करने में लगे हुए हैं। किसको कहां सह देनी है, किसको मात देनी है। खेल का अंदाज निराला होगा, मजा आएगा, लेकिन अंजाम क्या होगा ये अभी 2024 में ही पता चल पाएगा। खैर, लेकिन हम बात करें यूपीए की, तो जनाब अब यूपीए भूल जाइए और अब इंडिया से बात करिए। अब यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट अलायंस जो था, प्रोग्रेसिव अलायंस, अब वो नहीं रहेगा। अब वो रहेगा इंडिया, और उसका फॉर्म भी बताया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। डेवलपमेंट भी बता रहे हैं कुछ लोग इसे, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट। और ये मान के भी चल रहे थे कि शायद यूपीए का नाम बदला जाएगा और एनडीए रहेगा। उसमें चेंज होगा नहीं होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। होटल अशोक में बैठक के बाद पता चल पाएगा। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं एनडीए नाम रहेगा, क्योंकि वहां कोई दिक्कत है नहीं। वहां बड़ी दल के रूप में बीजेपी है, और बीजेपी आज भी अपनी क्लियर मेजोरिटी के साथ में है, लेकिन अलायंस में है। एनडीए को मान करके चलते हैं। खैर, बैठकों का दौर जारी है, और बैठक इंडिया की खत्म हो चुकी है। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि ये 2024 का चुनाव है जो मोदी बनाम इंडिया होगा, यानी कि यूपीए जिसका नया नाम इंडिया रखा गया है, क्योंकि कुछ नए सहयोगी यूपीए के सरप्लस में है, यानी कि उसमें प्लस होकर के, ऐड होकर के, और अब एक नया इंडिया का रूप इस संगठन ने लिया है। खैर, उधर एनडीए की बैठक में से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बताया है वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तमाम जो चीजें पिछले दिनों जब पटना में बैठक हुई थी उसके ठीक बाद अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसी तरह से एनडीए की बैठक के ठीक पहले और इंडिया की बैठक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो चले, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाजपा से अहमदाबाद से हमारे साथ में प्रकाश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से कांग्रेस के प्रवक्ता सूर्यकांत दसमाना जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों बैठक एजेंडा साफ है, बेशक अंदर की चर्चा कुछ भी रही हो, लेकिन 2024 फतेह करना है। करेगा कौन, ये देखने वाली बात है, और उसमें कौन कैसे क्या कर सकता है उस पर खुल करके चर्चा। मन टटोलने की चर्चा तो अब नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तो अंजाम तक बात पहुंच चुकी है। क्योंकि एक नई ऑर्गेनाइजेशन कहें या एक अलायंस कहेंगे इसे हम, उसका जन्म हो चुका है नए रूप में, नए क्लेवर, नए फ्लेवर के रूप में। तो उधर एनडीए अपनी कश्मकश जारी है। जेपी नड्डा साहब ने भानुमति का कुनबा बताया है 26 दलों के इंडिया को, लेकिन वो 38 दलों के साथ में अपना गठबंधन, वो कांग्रेस क्या उसे नाम देगी वो ये लोग जाने।
तो प्रमोद जी, ये क्या कहा जाए इन बैठकों के दौर को? ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं वो तो पीछे चले गए, लेकिन फ्रंट लाइन पे 2024 का चुनाव आ गया अब। बिल्कुल आपने सही कहा योगेंद्र जी कि ये जो सब कुछ हो रहा है, रणनीति नीतियां जो बन रही हैं, ये पूरी तरह से 2024 की तैयारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को कहा भी था जब राज्यों की बात उठी कि 5 राज्यों की, तो उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद हैं पर इतने नहीं है कि जिनको खत्म ना किया जा सके। तो आज जिस तरह से बैठक हुई है बेंगलुरु में, बैठक हो रही है दिल्ली में एनडीए की, और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वही सही, तो इससे कि बिल्कुल आमने सामने अब बाण शुरू हो गए हैं, तर्कस के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहे कि जीतेगा तो इंडिया ही, टीएमसी सांसद ने कहा है चक दे इंडिया। तो इसका मतलब है कि जोश भरने के प्रयास जो शुरू हो गए हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुद्दे वही हैं, सभी का वही मोदी पर प्रहार है कि मोदी हटाव है, और उधर 26 है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि जो पटना में 17 के बाद बंगलुरु में जो 26 हुए, तो फिर 2014 के बाद एनडीए की मीटिंग 2014 में हुई थी बाहर, संसद की अलग बात है। 2014 के बाद पहली बार 23 में 38 सदस्यों की जो बात, ये 38 पार्टियों की जो ये बात ये कहते थे इस बात को कि मैं अकेला काफी, तो अब 38 की जरूरत पड़ने लगी है क्योंकि वहां 26 हो गए। और इस पर एक बड़ी तंज भी कसा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि पता नहीं कौन सी पार्टी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी है या नहीं। ये तो बात ये रही। उधर मोदी जी एनडीए का पूरी तरह से हमलावर है कि भ्रष्टाचारियों की गैंग है। गैंग शब्द का प्रयोग हुआ है। गैंग है जो भ्रष्टाचार है, कोई किस घोटाले में, कोई किस घोटाले में, कोई जमानत पे बाहर है, तो वो वहां से वो हमला शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से देश चुनाव में आ चुका है, और जो अभी ये मानसून सत्र होने वाला है, ये निश्चित ये बहुत ही हंगामेदार मानसून सत्र होने के आसार प्रबल हो गए हैं, क्योंकि अब जो इन्होंने रणनीति बनाई है बेंगलोर में, जिस तरह से इन्होंने अलायंस का नाम बदला है इंडिया, जिस तरह से उन्होंने कि किस तरह से लड़ेंगे सीट शेयरिंग, या जिस तरह से इन चीजों पे जिनकी बात हुई है, तो उससे अब ये स्पष्ट रूप से तय हो गया है कि दोनों तरफ से अब तीर खींच चुके हैं और चुनावी रणनीति के लिए आ चुके हैं। और अब सीधा की सीधा निशाना उस 2024 पर है। लेकिन यहाँ बस एक पेच अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तो चाहती है कि चेयरमैन जो बने सोनिया गांधी जी, शायद इन कांग्रेस का ये मन है, इसकी इंडिया जो बना है, उधर से नीतीश कुमार की भी ये बात, इनको भी कन्वीनर बनाया जाए। अब पेच यहाँ थोड़ा अटका हुआ है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उनकी सदस्यता अभी बहाल नहीं हुई है। ऐसे में अब क्या कौन चेयरमैन बनता है, किसके हाथ में बड़ी पार्टी को मिलता है मौका, या किसको, इस टॉपिक पर बंबई में शायद इन्होंने जो मुंबई में अगली मीटिंग रख दी है उसमें शायद होने की संभावना है। लेकिन ये पेच सुलझना ये शायद बड़ा खतरनाक साबित होगा कि इसमें कौन इसका मुखिया बने इंडिया का। जिस तरह से यहाँ बने हैं अमित शाह, जो भी वहां कौन मुखिया बने, इस पर अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई और चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा बहुत चर्चा होने लगी तो सुना है कि नाम आने लगे कई। तो अब मुद्दा के बाद में जो मुद्दे हुई, सीट शेयरिंग हुई जो, तो उसमें अब कौन इंडिया का सिरमौर कौन नेतृत्व करेगा, यहाँ आकर बात अब चालू हो गई है। और अब एनडीए की जो मीटिंग हो रही है इसकी भी साफ वजह है कि वैसे इन्होंने तो एनडीए की बैठक से पहले जी जबरदस्त गरजे हैं और जबरदस्त तरीके से उस बात को कैसे गए भ्रष्टाचारियों की है ये वो, आपने जो सबको ही पता है, पूरे देश को पता है, तो जो उन्होंने बोला है परिवार, तो वो तो मेरे नजर में मुझे लगता है कि मुकाबला तो होना है, अब मुकाबला होना है। और इधर भी 38 लेकर बैठ गए हैं वो, उधर 26 हैं, और तो पूरी तरह से अब राज्यों में, लेकिन किस तरह से 5 राज्यों में ये जो बैठे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एक बात उठी कि भाई जो यहाँ तो पश्चिम बंगाल के मामले में कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा है। वहां ममता बनर्जी साथ बैठे हैं,
तो बात ऐसी भी आने लगी है कि जो विचार ही जिनके नहीं मिल रहे हैं, जो विचार ही जिनके अलग हैं, वो किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे राज्यों में, ये भी एक बड़ी चुनौती सामने आएगी कि किस तरह से वो राज्यों में कर पाएंगे गठबंधन, किस तरह से चल पाए, सीट शेयरिंग वहां भी विधानसभा में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो 5 राज्यों के बाद भी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन मामला बड़ा ही फंस गया है। विचारधाराएं सारी अलग हो गई है। मोदी हटाओ के आगे सिर्फ विचारधाराओं की बात तो मुझे नजर नहीं आ रही, सिर्फ बात यही की जा रही है कि देश बचाओ। बिल्कुल। चलिए, मैं सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। और जो बैठक हुई है इसमें सीट शेयरिंग और सभी चीजों पे हुई है, क्योंकि बहुत अंदर की बात और बड़े स्तर की बात है। लेकिन हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो क्या वास्तव में जो कुछ बाहर उन चीजों का मुकाबला आपको भी करना होगा, चुनौतियां कार्यकर्ता के सामने ज्यादा होती हैं कि ये सब चीज कर कैसे पाएंगे। 26 दल मिलकर के जिनके निजी हित टकराएंगे, बीजेपी का सीधा हमला होगा कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो लोग बेल पे हैं या जेल पे हैं वो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, और आप लोग विरोध करेंगे, बीजेपी से गाली भी बताएगी कि मोदी को गाली दे रहे हैं सारे लोग मिलकर के। ये सारी चीजें सामने आएंगी आप लोगों के, तो कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार होगा कि ऊपर से पार्टी के नेता तो सब कुछ करके आ रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे कार्यकर्ता है उसकी क्या स्थिति बनेगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और आज ये मौका है, अवसर है कि इस विषय पर, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश के सामने जो तमाम सवाल खड़े हैं पिछले 9 वर्षों से, उन सवालों पर मुख्य विपक्षी पार्टी और जो रूलिंग अलायंस है उसके खिलाफ जो दल अलग अलग राज्यों में है, उनकी क्या भावी रणनीति होगी। आज वो 26 दल एक होकर के बैठे हैं, तो जैसा प्रचार किया जा रहा है, मुझे बड़ी दया आ रही है। बड़ा जिस तरह से सीना तान करके कहा गया था, एक अकेला सब पे भारी, आज इतनी तरस आ रहा है, दया आ रही है कि 38 का कुर्बा ढूंढना पड़ रहा है। हमारे 26 गिरवा रहे हैं, 38 बड़ा या 26 बड़ा। हो सकता है 1000 के नोट से छोटा 2000 का नोट जैसे कर दिया गया था, वैसे ही 26 के मुकाबले 38 जो है वो छोटे बताए जाएं, कम बताए जाएं। लेकिन कितना खौफ, कितना डर है कि 2014 में और 2019 में एक एक बैठक जो एनडीए की हुई थी, और उसके बाद सरकार गठन के बाद एनडीए तो छोड़ दीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री, बेचारा रेल मंत्री तरस गया हरी झंडी दिखाने को। जो चली है नई रेल, उसकी झंडी दिखाने के लिए रेल मंत्री तरस गए। एक्सीडेंट हुआ तो उनको बैठा दिया गया वहां जाकर के कि भैया, तब पता लगा देश को कि देश का रेल मंत्री कौन है। लेकिन 26 दलों के एक साथ आ जाने के बाद जैसे भगदड़ मची है और जैसे चिंतन शुरू हुआ है, और 38 पार्टियों का गठबंधन बनाने की जो तैयारी चल रही है, मैं समझता हूं कि सबसे पहली जीत तो यही है कि हमने कम से कम उन लोगों को, जो बेचारे पता ही नहीं था जिनको कि वो एनडीए के घटक हैं, जिनको ये मालूम ही नहीं था कि वो सत्ता में भागीदार हैं, उन लोगों की याद आज मोदी जी को, शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को आ गई है। इसके लिए उनको बधाई है कि उनको भैया हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हमने 2 बैठकें अभी करी, एक पटना में और एक बेंगलोर में, और उनको पूरे के पूरे घटक दलों की याद आ गई, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाया, ये आप इसको मत ये बात कहिए कि ये मोदी जी के खिलाफ। मुझे बड़ा इस बात का ये जो प्रचार किया जाता है और जो बढ़ चढ़ करके इस बात को कहते हैं साहब मोदी को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए नहीं। इस देश में जो आप संकल्प पढ़ेंगे, जो बेंगलोर की बैठक में संकल्प पारित किया गया, उसके ऊपर आप जरा दृष्टिपात करें, क्या उसमें विषय लिए गए। उसमें सबसे पहला विषय जो लिया गया है कि देश का हमारा जो लोकतंत्र है, देश का हमारा जो संघीय ढांचा है, देश में जो हमें पुरखों ने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, देश के महान नेताओं ने और संविधान सभा ने जो हमें संविधान दिया,
उसको, देश के गणतंत्र को, देश के लोकतंत्र को, उसको बचाने का सबसे पहला संकल्प है। मोदी जी को हटाने की चिंता में नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए और चले गए, ऐसा नहीं है कि कोई अमर बूटी लेकर के आया हो कि हमेशा अमर रहेगा। इसलिए हमारी चिंता वो नहीं है। हमारा जो पहला संकल्प है, मेरा निवेदन है कि आप पूरे अगर उन संकल्पों को पढ़े तो पहला संकल्प हमारा भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको किस तरह से अक्षुण्ण रखें, जो हमें विरासत में हमारे पुरखों ने दिया है, पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प हमारा ये है कि हमारे राज्यों को, जो हमारे तमाम देश के राज्य हैं, जिस प्रकार से राज्यपालों को, उपराज्यपालों को उनकी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र कठपुतली के रूप में उनको इस्तेमाल करके, आप दिल्ली के बारे में जो चर्चा है पूरे देश में, आपने पहले स्टेटहुड खत्म कर दिया दिल्ली का, आपने उसको फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने सारी पावर्स जो हैं वो निहित कर दी उपराज्यपाल पे। मतलब एक चुनी हुई सरकार का क्या मतलब हुआ? जनता ने एक सरकार को चुना, वहां हमारी पार्टी भी लड़ी थी, हम वहां हारे चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी भी हारी, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सवाल ये नहीं है, सवाल कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कभी तीसरी पार्टी की सरकार बनेगी, कभी एक अलायंस की सरकार बनेगी, कभी दूसरे अलायंस की सरकार बनेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी। भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उसको अगर संघीय ढांचे को कमजोर करने की जो साजिश पूरे देश के अंदर चल रही है, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आपने जो जम्मू कश्मीर में किया, आपने कहा 370 हटा करके आतंकवाद समाप्त कर देंगे। आज आपने जो कश्मीर की हालत बना दी है, आपने जम्मू में जाइए जरा, जम्मू चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूँ सर, सूर्यकांत जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। मैं उपाध्याय जी, दो बातें होंगी, बस एक टिप्पणी आखिरी कर रहा हूँ कि हमने जो ये अलायंस बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव समावेशी अलायंस जो हमारा बना है, वो इनके जो नेगेटिविटी डिस्ट्रक्टिव अलायंस जो इस देश के अंदर 9 सालों से चल रहा है, जो देश के तमाम जो सामाजिक ताने बाने को जो हमें विरासत में मिला है, हमारा सर्वधर्म, हमारा सर्व जाति, हमारी सर्व भाषाएं, हमारी इतनी देश की जो हमारी विभिन्नताएं हैं, विभिन्नता में जो एकता है, उस ताने बाने में जो नष्ट भ्रष्ट करने का नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव अलायंस एनडीए जो है, उसका मुकाबला करने के लिए और उसको सत्ता से हटाने के लिए हमने मैं जवाब दिलवाता हूँ, केवल मोदी चलिए जवाब उपाध्याय जी आपके पास में आना चाहूंगा। 2 चीजें आएंगी सामने। एक तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की ओर से कि ईडी सीबीआई के दम पर 38 दलों को एकजुट कर रहे हैं 26 दलों की ताकत से घबरा कर। एक तो ये आप पे आरोप लग रहा है। दूसरा, एक ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद में 2023 में याद आ रही है एनडीए की। नहीं, सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वंदे मातरम। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह भी सबको, हिंदुस्तान के सभी जनता को सावधान कर दिया है कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। बात रही दूसरी कि आपने जो बोला कि ईडी सीबीआई तो अपना काम करती रहती है, इसमें किसी को वो होना नहीं चाहिए कि ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पर है, चिदम्बरम जी बेल पर है, कोई बेल पर थे तो जामीन मिला है राउत जी को, संजय को, वो शिवसेना उद्धव गुट के वो भी बाहर है। जो सही है वो तो सही रहेगा, जो कोई भी केस बंद होने वाला नहीं है। जब भी केस खोलेगा, जब भी वो उसका निर्णय आएगा तो कोर्ट में हम सब उसको आगे की बात आगे बढ़ाएंगे। वो बोलते हैं कि मोदी साहब अकेले भारी थे तो 38 लोगों को कुंभा क्यों बनाया। मोदी साहब तो कल भी भारी थे, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। लेकिन ये जो बाकी के जो गुट आज आए हैं हमारे साथ मीटिंग में दिल्ली में, वो सब मोदी जी के वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए आए हैं। मोदी जी ताकतवर तो है, लेकिन ताकत में और इजाफा देने के लिए आए हैं। ऐसा मत सोचना कि मोदी साहब डर गए इन लोगों की बिहार की मीटिंग और आज बेंगलोर की मीटिंग से इसलिए सबको इकट्ठे करने लगे, ऐसा मत सोचना। और एक बात और भी बता दूं आपको आपके माध्यम से कि
ये जो किसी के हित किसी का रोड़ा भानुमति का कुंभा बना के बैठे हैं, एक दूसरे के आंखों में या एक चीज में उपाध्याय जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जेपी नड्डा साहब भी एक दिन पहले कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं ये बात कि भानुमति का कुनबा है। सर 26 दल मिलकर के भानुमति का कुनबा बना, फिर 38 दल हैं, वो भानुमति का कुनबा नहीं है। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ सर। उसका रीजन एक है कि इन सबके दिलों में मुख में राम बगल में छुरी है। सब जो लाइन से बैठे थे ऐसे भी दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके खड़े हुए थे। आपने देखा होगा वो कर्नाटक के पहली चुनाव में, उसके बाद वो सीएम को रोना पड़ा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये भानुमति का कुंभ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबके मुख में राम बगल में छुरी है। सब एक दूसरे को दिमाग में कौन चलता है और ऐसे बोलते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंदु चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी घर चला आता हूँ। ये मजबूरी का नाम है उन लोगों का। इसलिए मैं बोलता हूँ ये, और नड्डा जी ने भी इसलिए बोला था, ये सब लोग अपने परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, ये के लिए इकट्ठे हुए और सब के सब, आप देखो सब के सब इसमें सब रंगे हुए हैं इसमें, इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं जी। और चले एक सवाल हो रहा है मेरा, एक लगातार यह आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि चाहे महाराष्ट्र अजीत पवार पे कुछ दिन पहले ही 25,000 करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया बीजेपी ने, उसके बाद में ले लिया। वेस्ट बंगाल के अंदर चिटफंड में आपकी पार्टी में कई नेता ऐसे शामिल हुए जो ममता बनर्जी के सहयोगी बने हुए, इसमें एक अधिकारी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लगा केस उसका लगा हुआ है, अजीत पवार जी हो या वहां बंगाल का सुमेंदु अधिकारी जी हो, लेकिन केस बंद नहीं होता है। केस तो लेकिन ये लेकिन विपक्ष ये भी कहता है सर उपाध्याय साहब, लेकिन विपक्ष ये भी कहता है, विपक्ष को कहेगा, विपक्ष को क्या कहने का है, विपक्ष को सर वही सर, बिल्कुल वही जवाब मांग रहा हूँ, मैं सर वही आपसे सर वही मैं सर क्या सवाल है, विपक्ष इसीलिए सवाल करते हैं। उपाध्याय साहब सवाल तो सुनिए, विपक्ष सवाल सुनिए। इन लोगों को ये कहना है, आप तक भी बात आई होगी, कई बार ट्विटर पे ये लोग एक्टिव रहते हैं, जब कहते हैं सुमेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार हो या दूसरे लोग हो, उनके लिए ये कहा जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि जिसमें ये सब साफ हो जाते हैं। एक दूसरा, अभी आपने कहा कि केस तो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नजदबी नहीं होगी तो फिर बाद में वो तो ज्यादा फड़कना शुरू होगा आदमी। तो इसी वजह से, क्योंकि ट्रायल उसके पैरेलल दूसरे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो बीजेपी में नहीं आ रहे, उनके तो ट्रायल, ईडी सब कुछ होता है, इन लोगों का कहना है ये। लेकिन जब तक ये लोग बीजेपी के साथ हैं तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है साहब, ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, अपनी जांच करेगी, एजेंसियां स्वतंत्र हैं। तो ये दो बातें क्यों आती है? ये विपक्ष का आरोप रहता है आप पे अक्सर। विपक्ष का आरोप है, मेरी बात सुनो, वॉशिंग मशीन हमारे वहां जो वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन लेकर तो घूमते नहीं है कि आओ चलो तुम्हारा कचरा हम ले लेते हैं और साफ हो जाओ। वो खुद अपने यूनाइटेड होकर अपने नेतागिरी से, या वो समझो के शरद पवार जी से या शिवसेना वाले निकल के आए उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप से, तो वो अपना वहां से नाराज होके आए थे, क्योंकि वहां जो बाला साहब ठाकरे जी का जो सिद्धांत था उससे वो गुम हो गए थे, और उन्होंने मजबूरी में कांग्रेस और एनसीपी से, वो तो शिंदे जी तो पहले से मना कर रहे थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर आओ। और दूसरी बात कहूँ, ये वॉशिंग मशीन कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मत तो सबको मालूम होगा। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन को धोना, अपने 2 नंबर के भ्रष्टाचार के रुपयों को लेकर आप कहीं बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हो, बड़े बड़े उद्योग करते हो, अपने सगे रिलेटिव्स के नाम से बेनामी संपत्ति करते हो। ये वॉशिंग मशीन तो कुछ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पर चल रहा है, जो सर जी जेल से है ना। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ, प्रमोद वशिष्ठ जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात तो तय माननी होगी, अब मोदी जी का जो ट्वीट है उससे एक सियासी पारे का आप अंदाजा लगा लीजिए कि लू होगी, कि अब इसमें गर्मी चलेगी, कि उमस होगी, क्या होगा। ये तो ट्वीट से एक चीज तो जाहिर है
कि अभी तक जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को लेके जाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान को देख लीजिए, लेकिन अभी तक जो मोदी जी के किसान निधि की बात की जा रही है, उज्ज्वला की बात की जा रही है, या आयुष्मान भारत की बात की जा रही है, जनधन खातों की बात की जा रही है, मुद्रा लोन की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में एक चीज होगी, मोदी जी अपनी योजनाओं से ज्यादा परिवारवाद, भ्रष्टाचार यानी कि इंडिया पे बरसते नजर आएंगे, ये तो माना जा सकता है। और विपक्ष का एक ही एजेंडा होगा, ईडी और सीबीआई। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 राज्य चले गए पीछे, विकास का एजेंडा और मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मुझे जो लगता है। चाहे कल से ही आप देख लेना किसी भी स्टेज पे। नहीं, बहुत आपने अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से जो चुनावी सभा पिछली देख लो या अभी हाल ही में राजस्थान में इनकी सभा हुई थी बीकानेर में, वो देख लो, इनके जो नेता नीचे वाले होते हैं, सेकंड लाइन, वो सारे विकास की बात बता जाते हैं जनता को, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। मोदी जी फिर उस मोदी जी का जो भाषण होता है उस पर ही होता है केंद्रित पूरा, कि भाई ये परिवारवाद है, इन्होंने ये किया, इन्होंने इस तरह से, ये हिंदुत्व के नाम, वो मतलब जो वो घटना है उदयपुर में हुई थी टेलर वाली, उस तरह की, तो इस तरह की बातें जो उठाई, ठीक उसी प्रकार जो अभी इंडिया बना है, वो भी केवल अभी जो अपने बैठे हैं प्रबुद्धजन, ये बोल रहे थे कि कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है जी, मोदी के नहीं डर रही। राहुल गांधी खुद कह रहा है कि अब इंडिया और मोदी जी के बीच में जंग होगी, जीतेगा तो इंडिया ही। अब हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये चल रहा है पूरा उसमें। आप भाई साहब जीतेगा इंडिया, वेस्ट इंडीज के सामने मैच खेल रहा है, नहीं इंडिया जीतेगा वही बोलता होगा। हम तो जर्नलिस्ट है, हम तो दोनों हमारे लिए बराबर हो। कांग्रेस भी उतनी है, हम जो हम सुनते हैं, हम तो केवल उसकी समीक्षा करते हैं, चाहे इंडिया जीते चाहे एनडीए जीते। तो जो बात होती है, अब राहुल गांधी के हर भाषण में 25 बार मोदी क्यों आता है, आप सुन लो, और मोदी जी के भाषण में परिवार ही क्यों आता है, और उसमें बोला कि परिवार, आज भी जो उन्होंने बोला है कि ना खाता वही परिवार का है, वही सही। तो इसका मतलब मोदी जी तो डर, गांधी परिवार से भयभीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, और गांधी परिवार मोदी जी पे हमला कर रहा है। तो ये जो जंग है असली, ये तो 38-26 तो देखो, भानुमति का कुंभ हम नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान के अनुसार इनको पंजीयन हुआ है, रजिस्टर्ड पार्टियां हुई हैं, हमारे देश के संविधान ने इनको मान्यता दी है। तो हम इनको भानुमति या कुंडवा करने वाला लीडर भी बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि संविधान ने हमारे ने उनको मान्यता दी है, रजिस्टर्ड किया है, वो खैर उनकी सोच है। और यहाँ पे एक चीज और, प्रमोद जी, आप कांच के मकान में बैठ करके फिर पत्थर फेंक रहे हो, अब एक दूसरे की स्थिति में, एक कोट कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, दोनों कांच के महल में बैठे हुए पत्थर फेंक रहे हैं, ये मालूम नहीं खिड़कियां टूटेंगी। और क्या, उनकी 38 है, उनको भी कोई कह सकता है उनके। अब ये गलत है, क्योंकि जब आपने उनको रजिस्ट्रेशन दिया है, उनको तो एक सम्मानजनक पार्टियां हैं ना, वो ठीक है जी, सम्मानजनक पार्टियां हैं, उनकी जी छोटी बड़ी हो सकती है, इसकी सरकार हो सकती है, लेकिन प्रमोद जी समय कम है, मैं एक बार 30 सेकंड उपाध्याय जी और दसाना जी के पास में जाना चाहूंगा। जी उपाध्याय साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। तो अब आगे जो भी मुहिम होगी, क्योंकि एक बात ये जाती है, मुझे लगता भी है कि 5 राज्यों में जहां चुनाव है वो गौन होते जा रहे हैं, और 2024 फ्रंट पे दिखाई दे रहा है कि चुनाव तो 2024 ही है। अब नहीं, चुनाव देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के दूसरे दिन से इससे चुनाव समझने लगते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो या प्रदेश का हो, वो तो दिख रहा है। हाँ, हमारा तो 365/24 होता है कामकाज। हमारे कार्यकरों का जो बल है, हमारा जो गुस्सा है, वो तो चुनाव के मौसम में ही रहता है। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो सदनी जो जेल में है उसको बाहर आना है, जो बाहर है उसको जेल में नहीं जाना है, जो बेल पे है उनको मदद चाहिए, इसीलिए भानुमति का कुंडा बोला था मैंने। और दूसरी बात कि जिस पर ये लोग आज नाच यानी इज्जत कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव की एक लोकसभा का मेंबर नहीं है, वो कश्मीर वाली वो मैडम का कोई संशय नहीं है, और वो सब कैसे दूसरे स्टेट में जिताएंगे, मेरे को तो ये पता नहीं है। नहीं तो सर इनकी टेंशन है
ये इनका तनाव होगा, ये इनकी चुनौती है। मैं इन्हीं से जवाब दिलवाता हूं। दसमाना साहब आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड में आपकी बात कहूंगा। कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो किसी भी दल उसके मेंबर नहीं है हाउस के, उसके बावजूद भी अभी ये गठबंधन कर रहे हैं। चिंता विपक्ष आप ही की नहीं है, आपको है मोदी की चिंता या एनडीए को कैसे हम परास्त कर सकते हैं। अभी सुना उपाध्याय साहब की चिंता ये भी है कि आप मजबूत कैसे होंगे। मुझे मालूम नहीं है उपाध्याय साहब ने कब राजनीति ज्वाइन करी, उनको अगर लालू प्रसाद जी का इतिहास मालूम हो। उपाध्याय सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, बीजेपी में 95 से हूँ सर जी। भैया सुन लीजिए, 95 कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। 1977 के जमाने में जाइए, जब लालू प्रसाद यादव जो है वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे और तब से राजनीति कर रहे हैं, और जो उनका इतिहास है, मैं किसी का एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन आपका वैसे में है, क्योंकि मैं राजनीति का भी छात्र रहा हूँ। और राजनीति के विषय में जब भी कभी आप कहीं बैठे तो किसी के बारे में बोल रहे हैं तो लालू यादव को आप अपना आइकॉन मानते हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप मत बोलिए बीच में। आपने मेरा नाम लेकर शुरू किया तो मैं भी तो चलिए उपाध्याय जी जब आप बोल रहे थे, देखिए चुप थे, तो प्लीज आप थोड़ी बहुत सुनिए, क्योंकि समय उन्होंने कमेंट किया सर जी कि उपाध्याय कब से राजनीति में है, तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा ना। उपाध्याय जी एक बार इनको प्लीज बोलने दीजिए 20 सेकंड में। सर अपनी बात, दसमाना जी समय बहुत कम है, एक बार प्लीज अपनी बात पूरी कर दीजिए। 1995 में राजनीति में आए थे, 1989 में लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मैं बताना चाहता हूं, और 1977 में वो एमएलए होकर के आ गए थे। मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। अरे आप सुन लीजिए ना, आप जवाब दीजिए जब आपकी बारी आएगी। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसी डिबेट्स में नहीं बैठता जहां पे बीच में बोला जाता है। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तर्क की बात कर रहा हूँ। मैं जी प्लीज कंटिन्यू सर। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय ऑलरेडी हो चुका है, और खास खबर में हमने बात की अब एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, लेकिन अब जैसे जैसे चीजें सामने आएगी आप तक पहुंचाने की दसमाना साहब मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका सर, सॉरी समय हो चुका है। तो चलिए जैसे जैसे चीजें आएंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये भी साथ बीत चुकी है, एक तरफ एनडीए होगा और दूसरी तरफ इंडिया होगा। आगे कितनी कुछ मनोबल बढ़ेगा टूटेगा ये भविष्य के गर्भ में है, और तब और बात करेंगे आपसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, खास खबर में इतना ही। नमस्कार।